So now we have another topic to discuss regarding the thyroid. तो वो है डिफ्यूज्ड एंड मल्टीनोड्यूलर गॉइटर। सो पहला हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गॉइटर। गॉइटर जो है ना वो जनरली एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यूजुअली जो गॉइटर है वो एसोसिएट होती है विद द आयोडीन डेफिशिएंसी। तो आयोडीन डेफिशिएंट होता है जिसकी वजह से हमारे पास T3 T4 के लेवल्स कम होते हैं, TSH ज़्यादा रिलीज़ होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा फिट नहीं बैठती बात, क्योंकि हमारे पास जो गॉइटर है वो नज़र आता है हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। ठीक है, देखो आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो हाइपोथायराइडिज्म होगा ना। ठीक है, उसमें ग्वाइटर समझ आता है, बट वाई इज़ देयर हाइपरथायराइडिज्म और उसके साथ ग्वाइटर। जैसे कि हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ है, ग्रेव्स डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म है और इसके अंदर टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर नज़र आता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसकी रीज़न ये है बेसिकली कि यहाँ पे ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं TSIs, वो क्या कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रही होती हैं थायराइड ग्लैंड को, जिसकी वजह से कंपनसेटरी तो नहीं कह सकते, हाइपरप्लेजिया होता है। वैसे ही हाइपरप्लेजिया होता है TSI की स्टिमुलेशन की वजह से, ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हाइपरप्लेजिया होता है सेल्स का। और उन हाइपरप्लेजिया की वजह से बेसिकली थायराइड ग्लैंड और मतलब जो फॉलिकल्स हैं वो क्या होते हैं, लार्ज नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो फिर गोइटर होता है। लेकिन चलें आप गोइटर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो गोइटर हमें मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के नज़र आते हैं, या तो डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गोइटर्स हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं। ये मैं आपको नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक का भी यहीं बता दूं। ये जो टॉक्सिक होता है ना, इसका मतलब है कि जिसमें T3 T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और नॉन टॉक्सिक का मतलब है जिसमें कम होती है। ठीक है, तो डिफ्यूज गोइटर हो सकता है या फिर मल्टी नोड्यूलर गोइटर हो सकता है। ठीक है, तो ये दो तरह के गोइटर्स हैं। आप देखते हैं कि ये किस तरह बनते हैं मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी स्पोजिंगली, या फिर गोइट्रोजेंस हुई। गोइट्रोजेंस हमारे पास कुछ फूड्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास फूड्स होती हैं कैबेज वगैरह, इसके अलावा ग्रीन और वेजिटेबल्स होती हैं। वो सारे के सारे क्या करते हैं, गोइट्रोजेंस के तौर पे काम करते हैं। जैसे कैबेज होगी, कॉलीफ्लावर होगी, ब्रसल्स होगी, स्प्राउट्स होती हैं। ठीक है, टर्निप्स वगैरह, कैसावा बीन्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गोइट्रोजेंस होते हैं। आयोडीन लैक है, ये भी मेन कॉज ही है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, थायराइड के हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे, TSH की स्टिमुलेशन इन टर्न ज़्यादा होगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, आई होप समझ आ रहा है, और साइक्लिक हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, साइक्लिक हाइपरप्लेजिया इन्वोल्यूशन का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता है कि जैसे TSH रिलीज हुआ, TSH ने क्या करना है, स्टिमुलेट करना है और T3 T4 की प्रोडक्शन बढ़ानी है। ठीक है, लेकिन सपोजिंगली ये TSH आ किस तरह रहा था, TSH तो तब रिलीज हो रहा था क्योंकि T3 T4 की कमी थी, और कमी कहाँ से आ रही थी, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब अगर ऐसा हो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए ख़त्म, तो फिर क्या होगा, T3 T4 जो होंगे ये कम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आयोडीन ही अब आ गई, आयोडीन डायरेक्टली क्या करना शुरू कर देगी, T3 T4 की प्रोडक्शन मतलब नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। उसमें फिर क्या होगा कि कोलॉइड जो होगा वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली क्या होते थे, ये फॉलिकल है ना, फॉलिकल में ये हमारे पास क्या होती है, एपिथेलियम होती है और अंदर कोलॉइड पड़ा होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब पहले तो था कि आयोडीन डेफिशिएंसी थी, आयोडीन डेफिशिएंसी हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि T3 T4 के लेवल्स कम हुए, T3 T4 के लेवल्स कम हुए, TSH रिलीज हुआ, TSH ने क्या किया, इंटर्न एपिथेलियम को स्टिमुलेट किया कि T3 T4 बनाओ। इस वजह से यहाँ पे इनलार्जमेंट हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो गई। अब जब वो ख़त्म होगी तो इन टर्न क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास कोलाइड इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ एपिथेलियम इनलार्ज होती है जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, और जब आयोडीन की डेफिशिएंसी रिमूव की जाती है तो फिर कोलाइड होने शुरू होते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं रिपीटेड हाइपरप्लेजिया इन्वोल्यूशन। ठीक है, अब आपको यहाँ तक तो समझ आ जानी चाहिए कि जब ये होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और क्या होगा, एक गोइटर नज़र आएगा हमें। ठीक है, अब डिफ्यूज गोइटर नजर आएगा। डिफ्यूज गोइटर का मतलब है कि सारे के सारे फॉलिकल्स एक जैसे नजर आएंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो मल्टी न्यूडुलर गोइटर में कन्वर्ट होता है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। यहाँ तक आई होप से समझ आ गया है। आयोडीन डेफिशिएंसी हुई, उसकी वजह से थायराइड हार्मोन कम बन रहे हैं, उसकी वजह से रिपीटेडली TSH बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, TSH आके हाइपरप्लेजिया कॉज कर देगा और डिफ्यूज गोइटर हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए फिलहाल। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकली, अगर इसको देखा जाए तो ये दो फेजेस में है। ठीक है, एक फेज है हाइपरप्लास्टिक फेज, दूसरी फेज है कोलाइड इन्वोल्यूशन की फेज। ठीक है, ग्रॉसली हाइपरप्लास्टिक फेज में क्या नजर आ गया, हाइपरप्लेजिया है ना, तो मॉडरेटली डिफ्यूजली एंड सिमेट्रिकली इनलार्ज्ड है। ठीक है,
मॉडरेटली का मतलब है थोड़ा सा ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा। डिफ्यूजली का मतलब है कि सारे का सारा एरिया, और सिमेट्रिकली एक जैसा, ठीक है, इनलार्ज हुआ हुआ है ग्लैंड। और इसका जो होता है ना 100 एंड 150 ग्राम्स के दरमियान ही इसका वेट रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे देखोगे तो हाइपरप्लेजिया ऑफ द लाइनिंग एपिथेलियम नजर आएगा। मैंने आपको बता दिया क्यों हाइपरप्लेजिया हो रहा है। क्राउडेड कलमनर सेल्स, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हाइपरप्लेजिया होगा तो थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे, पाइलअप होंगे, और वो सूडो पेपिला बना रहे होंगे, जिनको हम कहते हैं सेंडरसन्स पोल्स्टस, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट इनटू द फॉलिकुलर ल्यूमेन, इस तरह होगा कुछ। ये सपोज करें फॉलिकल है और ये इसकी एपिथेलियम थी, ये इस तरह अंदर की तरफ पेपिला बना रहे होंगे, ओके, ठीक है। ये सारा समझ लें कि एपिथेलियम के सेल्स हैं। दूसरा है फेज ऑफ कोलॉइड इन्वोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, सब्सिक्वेंटली इफ द डाइटरी कंटेंट ऑफ आयोडीन इंक्रीजेस, अब आयोडीन जो है वो इंक्रीज होगी, या डिमांड जो है वो उसकी मेट हो गई, मतलब पूरी होगी डिमांड, तो अब क्या होगा, द स्टिमुलेटेड हाइपरप्लास्टिक फेज गोज इनटू फेज ऑफ कोलॉइड इन्वोल्यूशन। अब क्या होगा, कोलॉइड बढ़ना शुरू हो जाएगा। थायराइड इज एनलार्ज्ड एंड कट सरफेस इज यूजुअली ब्राउन एंड ग्लासी। माइक्रोस्कोपी पे क्या नजर आएगा, फ्लैटन क्यूबॉइडल फोलिकुलर एपिथेलियल लाइनिंग। अब वही एपिथेलियम लाइनिंग जो कि टाल कलमनर बन रही थी, अब वो क्या होना शुरू हो जाएगी, क्यूबॉइडल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और ये जो सूडो पेपिला वगैरह है ये भी रिग्रेस करने शुरू हो जाएंगे। अब क्या बढ़ना शुरू होगा, अंदर से कोलाइड बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अबंडेंट कोलाइड कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ द फॉलिकल, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक समझ आ गई आपको। ये थी डिफ्यूज ग्वाइटर के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। डिफ्यूज ग्वाइटर है, डिफ्यूज का मतलब है कि सारे का सारा इनलार्ज हुआ हुआ है, सिमेट्रिकली इनलार्ज हुआ होता है, और उसके दो फेजेस होते हैं, हाइपरप्लास्टिक फेज एंड कोलाइडल फेज, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर पे। ये कैसे नोड्यूल्स कैसे बनते हैं बेसिकली। डिफ्यूज का मतलब क्या है कि सारे का सारा है। ग्वाइटर नोड्यूल्स का मतलब क्या है कि उस पूरे एरिया के अंदर छोटे छोटे इस तरह अलग अलग नोड्यूल्स बनने शुरू हो गए हैं। ये किस तरह होता है, ठीक है। अब देखेंगे अगर हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग सिंपल ग्वाइटर है, मतलब इनलार्जमेंट सिमेट्रिकली हुई हुई थी, सारा कुछ वैसे ही था कि डिफ्यूजली इनलार्ज था। अब फिर क्या होता है, अब ये है कि अनइवन फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया एंड अनइवन एक्यूमुलेशन ऑफ कोलाइड। अब ये क्योंकि रिपीटेड हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखें, सपोज करेंगे स्टार्ट में तो ये था कि सारे का सारा इनलार्ज हुआ हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ सेल्स होंगे जो कि अलग अलग रिस्पॉन्ड करने शुरू करेंगे। सपोज करेंगे ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ये कम सेंसिटिव है, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो होगा ये ज़्यादा इनलार्ज होगा, ठीक है। जबकि ये वाला जो होगा जो कम रिस्पॉन्ड करेगा वो थोड़ा सा कम मतलब रिस्पॉन्ड करेगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये निड्यूल बनना शुरू हो जाएगा। ये डिफरेंट साइज़ का होगा, ये डिफरेंट साइज़ का होगा। निड्यूल बनने का मतलब क्या है, बेसिकली क्या है कि दरमियान में एक फॉलिकल है और इसके आसपास ना इस तरह फाइब्रोटिक सा स्ट्रोमा बन जाता है, तो वो एक उभरी हुई जगह सी बनती है, ठीक है। अब क्या होगा कि लॉन्ग स्टैंडिंग सिंपल क्वाइटर था, ड्यू टू वेरिएशन अमंग द फॉलिकुलर सेल्स इनटू द रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, पहले तो लॉन्ग स्टैंडिंग क्वाइटर था, अब क्या हो गया है कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंट एरिया के डिफरेंट फॉलिकल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गए हैं हार्मोन्स को। पहले तो एक जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अब क्या हो गया, मल्टी नोड्यूल्स आर फॉर्म, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे बन गया। अब अनइवन फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया मिलेगा क्योंकि इसके अंदर सपोज करें ज़्यादा फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, इधर कम है, ठीक है। अनइवन कोलाइड एक्यूमुलेशन होगी, इसके अंदर सपोज करें कि अगर हाइपरप्लेजिया ज़्यादा है तो कोलाइड कम होगा और इधर कोलाइड ज़्यादा होगा, तो अनइवन से छोटी छोटी उभार सी बनना शुरू हो जाएगी, जैसे हम कोलाइड कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब इस तरह की कोलॉइड बनेंगे तो ऑब्वियसली इस तरह के नोड्यूल्स बनेंगे, तो वो क्या करेंगे कि जो सराउंडिंग हमारे पास वेसल्स होंगी उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, जो फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब फॉलिकल रप्चर हो सकते हैं जिसकी वजह से जो फॉलिकल आएगा वो बाहर, मतलब फॉलिकल से कोलाइड बाहर आ जाएगा, और वो कोलाइड जो होगा वो फिर क्या बना देगा, सिस्ट बना देगा। अल्टीमेटली ये भी एक अनदर नोड्यूल बन जाएगा। या फिर ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, तो वो हैमरेज करेंगी, हैमरेज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन होगी, स्कारिंग होगी, कैल्सिफिकेशन होगी, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बस इतना समझ आना चाहिए कि आयोडीन डेफिशिएंसी थी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, आयोडीन डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हुआ था, T3 T4 के लेवल कम हो गए थे, जिसकी वजह से TSH रिलीज़ हुआ, TSH ने हाइपरप्लेजिया करा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफ्यूज ग्वाइटर बन गया, ठीक है। यहाँ तक आपको बात आई होप से समझ आ गई। अब फिर क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग जब ग्वाइटर होता है, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्वाइटर होगा तो उसके जो सेल्स होंगे अब क्या होने शुरू हो जाएंगे, डिफरेंट रिस्पॉन्स करेंगे टू द डिफरेंट स्टिमुलाई, ठीक है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस
टू स्टिमुलाई। उसकी वजह से क्या होगा, अनइवन हाइपरप्लेजिया एंड अनइवन कोलॉइड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो ये नोड्यूलर गॉइटर होगा, ठीक है। और अब एक नोड्यूल बन गया सपोजिंगली, तो इसी तरह मल्टीपल नोड्यूल कैसे बनते हैं कि वो नोड्यूल जो होंगे वो प्रेशर अप्लाई करने शुरू होंगे फॉलिकल्स पे, और नॉर्मल फॉलिकल्स पे और दूसरे वेसल्स पे। वेसल्स रप्चर होंगी, हैमरेज हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन, और स्ट्रोमा के अंदर स्कार फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और जो फॉलिकल्स होंगे वो मज़ीद रप्चर होंगे, तो कोलाइड जो होगा वो ऊज आउट कर जाएगा, और कोलाइड जो होगा रप्चर होने की वजह से क्या बनेंगे, सिस्ट बनेंगी, वो मज़ीद नोड्यूल्स बनाएंगी। तो यह होप सो आपको पूरा क्लियर हो गया, ईजी है, ठीक है। मैंने ये लास्ट में आपको सारा समराइज़ कर दिया। अब अगर मॉर्फोलॉजी इसकी देखें तो इसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह नजर आएगी। थायराइड इज एसिमेट्रिकली इनलार्ज्ड, क्यों, क्योंकि आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट बड़े छोटे नोड्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल नोड्यूल्स ऑफ वेरिंग साइज हमें नजर आ रहे हैं। अब नोड्यूल्स जो होंगे वो भी इरेगुलर हैं, उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट का कोलाइड होगा, ठीक है। रेडिश ब्राउन जेलेटिनस कोलाइड डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का होगा, कुछ बड़े होंगे उनके अंदर कम, इसी तरह मतलब जिस तरह साइज होगा उस लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट कोलाइड नजर आएगा, ठीक है। कुछ लेजेंड्स होंगे जो पुराने होंगे तो उनके अंदर हैमरेज कैल्सिफिकेशन वगैरह भी नजर आएगी, क्योंकि स्कार फॉर्मेशन इन्फ्लेमेशन हो चुकी होगी। अब माइक्रोस्कोपी पे नोड्यूल्स को देखेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, फॉलिकल्स डिफरेंट साइज के होंगे, डिस्टेंडेड विद कोलाइड एंड लाइन बाय द फ्लैट क्यूबाइडल इनएक्टिव एपिथेलियम। मैंने आपको ये बता दिया था पहले जब पढ़ा रहा था कि स्टार्ट में जब हाइपरप्लेजिया होता है तो टॉल कलमनर सूडोपेपिला बनाने वाली एपिथेलियम होती है, और बाद में जब मतलब उसके अंदर क्या होता है, बाद में क्यूबाइडल बनने शुरू हो जाते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया आपको बहुत प्रोमिनेंट नजर आएगा, ठीक है। और नो प्रोमिनेंट कैप्सूल बिटवीन द नोड्यूल्स एंड द सराउंडिंग कंप्रेस्ड पैरेन्काइम ऑफ थायराइड। देखें जहाँ पे सपोजिंगली यहाँ पे तो नोड्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये सराउंडिंग नॉर्मल हमारे पास फॉलिकल्स हैं, इनके दरम्यान में और इसके दरम्यान में कोई ख़ास किस्म का कैप्सूल नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। स्ट्रोमा किस तरह होगा, फाइब्रोसिस हुई होगी, कैल्सिफिकेशन मैंने आपको बता दी, जब इन्फ्लेमेशन हैमरेज होगी, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, स्कार फॉर्मेशन होगी, अल्टीमेटली कैल्सिफिकेशन होगी और फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। एरियाज ऑफ हैमरेज एंड इन्फ्लेमेशन आर कॉमन। हीमोसिट्रिन डिपॉजिट्स भी मिलेंगे, क्यों, ब्लड के अंदर से आरबीसीज बाहर आते हैं, वहाँ पे हमारे पास आयरन होता है, वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगा, हीमोसिट्रिन वहाँ पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंडिकेट करते हैं ओल्ड हैमरेजेस को। अब अगर आप पिक्चर देख लें तो आपको यहाँ से वाज़ह नज़र आ जाएगा, हैमरेज मिल रहा है आपको, ठीक है, कैल्सिफिकेशन मिल रही है आपको। इसी तरह ये नोड्यूल्स देखें, एक बड़ा है, इसी तरह ये छोटा नोड्यूल है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं, वेरिएबल साइज़ के फॉलिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें स्कारिंग मिल रही है आपको, सही है। तो यही इसकी है मॉर्फोलॉजी, आप बड़े आसानी से इसको देखते ही ईजिली इसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप सो आपको समझ आ गई है। क्लिनिकल फीचर क्या है, कॉस्मेटिकली डिसफिगरमेंट होगी, ऑब्वियसली जब नोड्यूल होगा तो डिफरेंट आपको बड़ा अजीब सा लगेगा इनलार्जमेंट हुई हुई गोइटर की वजह से, ठीक है। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा अगर ये इनलार्ज हो जाए तो ये डिस्फेकिया और चोकिंग कर सकते हैं, क्योंकि पीछे ईसोफेगस और ट्रेकिया को कंप्रेस करेगा ना, ठीक है। और आपको बाज़ दफ़ा सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है इसको, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि अब एक और चीज़, थायरोटॉक्सिकोसिस ऑफ प्लमर्स डिजीज कॉजेज टॉक्सिक मल्टीन्यूड्यूलर गोइटर, ठीक है, जबकि ग्रेव्स डिजीज के अंदर डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर होता है, ठीक है। प्लमर डिजीज के अंदर टॉक्सिक तो है लेकिन मल्टीन्यूड्यूलर गोइटर होता है, लेकिन इसके अंदर ग्रेव्स डिजीज के अंदर डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर होता है। ये मैंने आपको ऊपर डिफरेंस बता दिए कि टॉक्सिक क्या होता है और मल्टीन्यूड्यूलर क्या होता है, नॉन टॉक्सिक क्या होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग SCQ's पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन नेवरदलेस आपको समझ आना चाहिए।